हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। क्या आपको पता है गोवा में जो लोग ब्रेड बनाते हैं उन्हें पादेर कहते हैं। पर क्यों? ये जानने के लिए वीडियो को देखिए। तो आज हम चैप्टर 7 के पार्ट 1 का फर्स्ट वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। तो चलिए बिफोर यू रीड सेक्शन पहले पढ़ते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपकी क्लासेस लगती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जांपल, और अगर डिस्कशंस होते हैं तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं टीचर और बाकी स्टूडेंट्स के साथ। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। सो क्या चित्रण आपके दिमाग में, क्या आपके दिमाग में आता है लोगों के बारे में या जगहों के बारे में जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं? सो डेफिनेटली हमारे देश में इतनी ज़्यादा वैरायटी है एंड आई थिंक वर्ल्ड में ऐसा कोई देश है ही नहीं जिसमें इतनी वैरायटी उनको मिल सके। हर एक डायरेक्शन इंक्लूडिंग द सेंटर कम्प्लीटली डिफरेंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एंड सबके अपने अपने कल्चर हैं एंड काफ़ी हद तक प्रिजर्व भी हैं। एंड क्योंकि हमारा देश इतना कल्चरल रहा है, सो यू कैन सी कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, हम लोग सब मिलके साथ में रहते हैं। एंड दिस इज़ वाई वी से कि वी हैव अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको पता है कि एक लेटेस्ट स्टैचू भी बनाई गई है इस यूनिटी को सेलिब्रेट करने के लिए, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो वी आर नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो डेफिनेटली आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट जो अलग अलग जगहों पे, उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। What parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist destinations? So आप किन पार्ट्स में रह चुके हैं या विजिट कर चुके हैं? क्या आप फेमस पॉपुलर डेस्टिनेशंस जो इंडिया के हैं, टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, घूमने आते हैं, उनका नाम आप बता सकते हैं? सो डेफिनेटली इंडिया में इतने ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं एंड इनफैक्ट इतनी ज़्यादा वैरायटी भी है हमारे इंडिया में। सो एक तरफ आपको डेजर्ट मिल जाएगा, एक तरफ आपको सुंदरबन जैसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा, एक तरफ आपको स्नो मिल जाएंगी, एक तरफ आपको तीन समुंदरों का एक संगम दिखेगा। इतनी ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है हमारे, तो इतने सारे बीचेस हैं हमारे कंट्री में। सो इनफैक्ट जिन चीज़ों के लिए लोग बाहर जाते हैं, सब चीज़ अवेलेबल हमारे कंट्री के अंदर है। सो वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है दिल्ली के इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं एंड कन्याकुमारी है। देन अगर हम वेस्ट में देखें तो दमन एंड दीव है फॉर एग्जांपल। अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में सुंदरबंस हैं। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो सेवन सिस्टर्स हम जिन्हें कहते हैं, और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन है, एंड देन हमारा हिमालयाज़ हैं जो कि देमसेल्व्स टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। सो मतलब अनगिनत आई वुड से कि डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में। आप थक जाओगे नोट डाउन करते करते। You may know that apart from British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influences? So definitely British हमारे कंट्री में आए थे, डच भी आए थे बहुत पहले हमारे कंट्री में, एंड फ्रेंच भी आए थे। बट पोर्चुगीज़ ने भी साथ ही साथ हमारे कंट्री की हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो शो कर सकते हो आप ये फ्रेंच और पोर्चुगीज़ पार्ट्स या जहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है वो कौन से हैं? सो इनफैक्ट फ्रेंच कॉलोनीज़ थी इंडिया में। तो फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो पॉपुलर फ्रेंच कॉलोनीज़ थी वो थी पौंडीचेरी। सो इनफैक्ट अगर आप अभी भी पौंडीचेरी घूमने जाएंगे तो वहाँ पे एक फ्रेंच आई थिंक एक स्ट्रीट है जहाँ पे फ्रेंच हाउसेज हैं, फ्रेंच आर्किटेक्चर पे बेस्ड वहाँ पे हाउसेज हैं। तो आपको एकदम लगेगा कि आप कहीं फ्रांस के किसी छोटे टाउन में आ गए हैं। तो पौंडीचेरी यूज्ड टू बी वन ऑफ द फ्रेंच कॉलोनीज। पोर्चुगीज़ में हमारे वेस्ट साइड में उनकी कॉलोनीज थी, जिसमें दादरा एंड नगर हवेली था, जो कि अब बेसिकली दमन एंड दीव का पार्ट है। दमन एंड दीव भी पोर्चुगीज़ कॉलोनी था। वहाँ पे आप फोर्ट्स और वहाँ पे हाउसेज आप आज भी देख सकते हैं जो पोर्चुगीज़ स्टाइल में बिल्ट हुए थे। देन इवन नॉर्थ बॉम्बे, बॉम्बे के कुछ नॉर्दर्न रीजन्स जिसे हम मुंबई कहते हैं आज, वो भी ऑक्यूपाइड थे पोर्चुगीज़ रूलर्स द्वारा। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी, कॉफ़ी? सो आज ऐसी स्थिति है कि काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होता है टी और कॉफ़ी का। इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि सिर्फ नॉर्थ या साउथ में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे होता है। सो टी का कल्टीवेशन पॉपुलर, अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपको पता है कि असम है, दार्जिलिंग फॉर एग्जांपल, दार्जिलिंग टी बहुत पॉपुलर है।
एंड अगर आप साउथ में देखेंगे तो ऊटी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टी कल्टीवेशन मिल जाएगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की टी यहाँ पे भी फ्लेवर में बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको चॉकलेट टी भी मिल जाएगी अगर आप जाके देखेंगे तो। सो दीज आर द पॉपुलर पार्ट्स जहाँ पे टी ग्रो होता है एक्सटेंसिवली। कॉफ़ी वन ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस जहाँ पे कॉफ़ी फॉर एग्जांपल ग्रो होता है, जहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, वो कर्नाटका में चिकमगलूर में है। सो चिकमगलूर अगर आप कभी घूमने आओगे कर्नाटका में तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे कॉफ़ी एस्टेट्स हैं। एंड आई थिंक हमारे देश में जो सीसीडी चेन थी कैफ़े कॉफ़ी डे, उनके जो ऑनर थे वो भी इसी रीजन से आई थिंक बिलोंग करते थे। तो चिकमगलूर एक बहुत ही पॉपुलर कॉफ़ी एस्टेट है। सो ये चैप्टर आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के बारे में। सो ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलकियाँ। तो भारत की कुछ झलकियाँ। सो डेफिनेटली एक चैप्टर में और इवन एक टेक्स्ट बुक में आप भारत अपने देश को कवर नहीं कर सकते। तो कुछ झलकियाँ जिसको कहते हैं कि एक ब्रीफ लुक जो है हम देख रहे हैं इंडिया के कुछ जगहों का। एंड उसमें से फर्स्ट पार्ट में है अबाउट गोवा। एंड गोवा आपको पता है कि बीचेस के लिए फेमस है, वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं एंड वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। ये एक अलग पिक्चराइजेशन होगा आपका गोवा के बारे में। बट गोवा का एक अलग रूप आपको दिखाया गया इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इट्स अबाउट द बेकर्स ऑफ गोवा। सो दिस चैप्टर इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर्स। एंड यहाँ पे पेन पोर्ट्रेट की गई है। सो पोर्ट्रेट मतलब एक चित्रकारी, एंड पेन पोर्ट्रेट का मतलब हो गया कि एक तरह से लिख के एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो पेन पोर्ट्रेट इज नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन, रिटन डिस्क्रिप्शन एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज का। सो ट्रेडिशनल गोवन विलेज जहाँ के बेकर्स जहाँ से बिलोंग करती है उनके बारे में। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस सोसाइटी। सो उनका अभी भी एक स्पेशल प्लेस है सोसाइटी में। सो यहाँ पे आप पिक्चर में एक स्पेशल फर्नेस देख रहे हैं जहाँ की वहाँ गोवा की बेकरी में यूज़ होती है। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. सो हमारे जो एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम उन्हें अक्सर सुनते हैं रेमिनिसिंग। सो रेमिनिसिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप पुरानी यादों में खो जाते हो एंड एंजॉय करते हुए बेसिकली। अरे बचपन में हम कितनी मस्तियाँ करते थे, अरे तुम्हें पता है हम बचपन में पकड़ा पकड़ी छुपन छुपाई खेलते थे। तो जब भी आप इस तरह से अपने बचपन या किसी पास्ट इवेंट्स को डिस्कस करते हो तो उसको आप रेमिनिसिंग कहते हैं। सो इंडल्ज इन एन्जॉयबल रिकलेक्शन। रिकलेक्शंस यानी remembering the past. So recollections of the past. Recollections यानी memories you can say. Nostalgically, nostalgic होना या nostalgia जो word है, nostalgia बहुत ही important word है। एंड इनफैक्ट इस वर्ड को अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इम्पॉर्टेंट वर्ड है एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्क्राइब करता है। सो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर पास्ट इवेंट्स। सो बहुत ज़्यादा क्लोज है विथ रेमिनिसिंग। इसका मतलब क्या है नॉस्टैल्जिया, कि जब भी आप पुरानी इवेंट्स के बारे में सोचते हैं एंड आपके अंदर एक इमोशनल एक इच्छा जागती है कि आप उस मोमेंट्स को वापस जिएं, कि काश मैं अपने बचपन में जा सकूं एंड ये सब कर सकूं, काश मैं एक साल पहले जो अपनी ट्रिप की थी फैमिली के साथ वो वापस कर सकूं। तो उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। सो दैट इज सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर पास्ट इवेंट्स एंड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। सो नॉस्टैल्जिकली यानी कि आप किसी पास्ट इवेंट्स को सेंटिमेंटल तरीके से याद कर रहे हैं या उसको उसकी इच्छा कर रहे हैं। एंड रेमिनिसिंग का मतलब हो गया आप एन्जॉयबल मेमोरीज ऑफ द पास्ट में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो इन दोनों को मिला के क्या मतलब हो गया कि जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो पुरानी यादों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनको वापस जीने की कामना कर रहे हैं। एंड क्या चीज़ के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, उन पास्ट इवेंट्स में, अबाउट गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। तो जब पोर्चुगीज रहा करते थे उस ज़माने के वो याद कर रहे हैं, वो पोर्चुगीज़ को याद कर रहे हैं, और फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। सो लोव्स यानी इसको एक लोफ कहते हैं एंड लोफ का प्लूरल हो गया लोव्स। तो ब्रेड के इस पूरे एक मास को आप लोफ कहते हैं एंड हम इन्हीं को पीसेस में काट के, फॉर एग्जांपल हमें पैकेट्स में मिलते हैं। सो लोव्स ऑफ ब्रेड को वो याद कर रहे हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still here. So eaters of loaves, तो ये पोर्चुगीज़ की बात कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्रेड खाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे हम यहाँ पे रोटी खाते हैं तो वहाँ पे वो ब्रेड बहुत खाते हैं। सो ईटर्स ऑफ लोव्स पोर्चुगीज़ की बात कर रहे हैं वो भले ही
माइट हैव भले ही चले गए हैं, वैनिश्ड यानी गायब हो गए हैं, बट मेकर्स उन्हें बनाने वाले अभी भी यहाँ हैं। कैसे? वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। सो ब्रेड बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया होती है एंड बहुत ही सिंपल होती है। इट्स लाइक जब हम रोटी बनाते हैं, सो सेम काइंड ऑफ स्टेप है अगर आप एनालॉजी लगाएं। आपको पहले आटे को और उसके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना होगा। इस प्रोसेस को आप मिक्सिंग कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसको मिक्स करके पानी के साथ फिर आप एक डो क्रिएट करते हो। एंड डो जैसे हम अपने आटा गूंथना जिसे कहते हैं, तो आप मिक्स कर लेते हो, इस प्रोसेस को मिक्सिंग कहते हैं। देन आप मोल्ड करते हो। मोल्ड करने का मतलब क्या है कि शेप देना। उसके लिए अलग से मोल्डर्स होते हैं। मिक्सिंग को एक पर्सन करते हैं, मोल्डिंग कोई और करता है। आटे को शेप देना, उस पर्टिकुलर आटे को शेप देना। फॉर एग्जांपल हम जब रोटी बनाते हैं तो हम गोल गोल लोहे लेके फिर उनको बेलते हैं, तो हम एक राउंड शेप, फ्लैट राउंड शेप देते हैं। इस प्रकार से ब्रेड को आपको इस तरह का एक शेप देना होता है। एंड उसको शेप जब आप दे देते हैं तब आपको फाइनली फर्नेस में डाल के बेक करना होता है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो बेकर है वो उस मोल्डेड ब्रेड को उस फर्नेस में डाल रहा है एंड वहाँ पे वो बेक हो रही है। ये जो लोफ जो है ये पूरी एक साथ बेक होती है। इसलिए आप देखोगे कि बाहर का हिस्सा पूरा ब्राउन होता है एंड अंदर का जो हिस्सा रह जाता है वो सॉफ्ट और वाइट कलर का रहता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो मिक्सर्स होते थे, मोल्डर्स होते थे और बेक जो करते थे, बेकर्स, वो तीनों जो इम्पोर्टेंट स्टेप के लोग थे वो यहीं पर हैं। इसलिए कहा गया है कि जो ईटर्स थे वो तो चले गए पर मेकर्स अभी भी यहाँ पर हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एज ओल्ड यानी बहुत पुराने, टाइम टेस्टेड, आप टाइम टेस्टेड किसको कहते हो? जिनको आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जिन्होंने समय का थपेड़ा सहा हुआ है। बेसिकली बहुत समय से रह रहे हैं, चलते आ रहे हैं और अभी तक ख़राब नहीं हुए। दैट इज़ कॉल्ड टाइम टेस्टेड। वो ऐसे फर्नेसेस, फर्नेस यानी भट्टियाँ, इस तरह की वो भट्टियाँ होती हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। इस तरह से एक फिगरेटिव सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है। मतलब कहा जा रहा है कि उनका जो फायर है अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है, मतलब अभी भी वो वर्क करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. थर्ड एंड जिंगल साउंड्स है, साउंड के लिए वर्ड्स है, जिसका मतलब होता है कि थर्ड यानी थप की आवाज़ जब आप किसी भारी चीज़ को ज़मीन से या कहीं से भी टकराते हैं। एंड जिंगल का मतलब हो गया जैसे आप बेल्स की आवाज़ होती है उसको आप जिंगल कहते हैं। जो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल है पारंपरिक, पारंपरिक जो भी बेकर हैं उनकी एक बैम्बू स्टिक होती है, एक छड़ी होती है बैम्बू की, वो जो है उनका इस तरह से साउंड आता है। क्यों आता है हम थोड़ा नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ्स में जानेंगे। इसकी जो आवाज़ है वो क्या करती है, हेराल्ड करती है उसके अराइवल को। हेराल्ड करना मतलब क्या हुआ? हेराल्ड करना यानी सिग्नल देना, सिग्नल द अराइवल। फॉर एग्जांपल जब भी हम छोटे थे तो हमें हमारे घर के बाहर एक आइसक्रीम वाला आता था और उसकी एक स्पेशल घंटी होती थी। एंड दोपहरी में वो हमेशा आता था। उसको पता था कि सारे बच्चे खाना वाना खा चुके हैं और मम्मी पापा सो रहे होंगे, तो वो एकदम घंटी बजाता था और हम जाके भाग के बाहर 1 रुपए में वो ऑरेंज कलर की आइसक्रीम खाते थे। तो हमें पता था कि वो जब घंटी बजेगी तब वो आइसक्रीम वाला आ जाएगा। तो दैट इज़ लाइक ही इज़ हेराल्डिंग हिज अराइवल, सिग्नल कर अपने अराइवल का उसके घंटी की आवाज़ से। ये कब होता था? इन द मॉर्निंग। एंड ये अभी भी सुना जा सकता है कुछ प्लेसेस में। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि पापा अभी जिंदा ना हो, उनके पिता अभी जिंदा ना हो, बट जो बेटा है वो अभी भी इस ट्रेडिशन को कैरी ऑन कर रहा है, इस प्रोफेशन को, प्रोफेशन यानी जो उनका धंधा है उसको वो कैरी ऑन कर रहा है। जो फैमिली का धंधा था एज अ बेकर वो कैरी ऑन कर रहा है। तो इसलिए आज स्टिल ये जो बेकिंग का पूरा ट्रेडिशनल बेकिंग है वो आज भी अलाइव है। दोज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादेर इन गोवा। इन बेकर्स को आज भी पादेर बोला जाता है। पादेर क्यों बोला जाता है? डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा सोचें तो ये वर्ड डेफिनेटली ना गोवन लैंग्वेज का है, ना हिंदी का है, ना इंग्लिश का है। ये बेसिकली वर्ड आ रहा है पोर्चुगीज से। यू कैन से इट इज अ पोर्चुगीज वर्ड फॉर बेकर्स। पोर्चुगीज का जो एक्चुअल वर्ड है उसे हम कहते हैं पादेरियो। जो पोर्चुगीज का ओरिजिनल वर्ड है जिसका मतलब होता है बेकर, दैट इज
पदेरो, एंड आई थिंक इसी वर्ड से मे बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या मे बी कोलोquial वे में, स्लैंग के वे में इसे पादेर कहा जाता है. सो ये वर्ड जो है अभी भी स्टक हो गया है बेकर्स के लिए गोवा में, बिकॉज वो ट्रेडिशनल जो पोर्चुगीज का वे था बनाने का वो अभी भी कैरी ऑन करते हैं. तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो बहुत पुरानी पिक्चर है जिसमें आप बेकर को देख सकते हैं जो अपनी ब्रेड बेचने आया है. तो उसकी यहाँ पे एक बास्केट है और ये उसकी बैम्बू स्टिक है जिसके सहारे वो इस बास्केट को रखा हुआ है, एंड इसी से ये आवाज़ आती है थर्ड एज जिंगल की. एंड ये आप देख सकते हैं कि ब्रेड को बेच रहा है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. सो ऑथर बोल रहे हैं कि जब उनका बचपन था गोवा में, तब जो बेकर था वो उनका फ्रेंड हुआ करता था, उनका कंपेनियन यानी साथी हुआ करता था और गाइड हुआ करता था. वो दिन में 2 बार आता था. पहले वो मॉर्निंग में आता था अपने सेलिंग राउंड में, वो जब उसका सेलिंग स्टार्ट होता था, बेचना स्टार्ट होता था. एंड देन फिर वो वापस जब उसका जो बास्केट है, जो ये बास्केट लेके जाते हैं ब्रेड से भरे हुए, जब वो ख़त्म हो जाते थे तो उसको लेके वो जब रिटर्न होते थे वो सेकेंड टाइम वो उनसे मिलते थे. The jingling thud of his bamboo woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him. So यहाँ पे अगर आप इस बैम्बू स्टिक को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ लगा हुआ दिखेगा. तो ये बेसिकली एक छोटी छोटी बेल्स होती थी जो इसमें लगी हुई हैं. तो जब वो नीचे ठोकता है अपने बैम्बू स्टिक को तो ये टकरा के आवाज़ करने लगती हैं. तो इनकी ही जिंगलिंग थर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि थर्ड के साथ जिंगल की साउंड भी आती है. तो उनकी जिंगलिंग थर्ड जो है सुबह सुबह उनकी नींद तोड़ती है, एंड तब वो भाग के उनसे मिलने और उनको ग्रीट करने जाते हैं. वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल. द लोव्स वर बॉट बाय सम Pasquin or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. So अब ये बोल रहे हैं हम क्यों ऐसे दौड़ के जाते थे. वाई वॉज इट सो? क्या रीज़न था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ? क्या लोफ के लिए, जो ब्रेड का लोफ है उसके लव के लिए, क्योंकि हम इतना पसंद करते हैं उसे, उसके लिए था? तो बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लोव्स तो कौन खरीदता है? पैस्किन और बैस्टीन. सो पैस्किन और बैस्टीन बेसिकली एक पॉपुलर पोर्चुगीज नाम है मेड सर्वेंट्स के. जो घर में जो भी नौकर चाकर रहते थे उनका जो पोर्चुगीज नेम था वो बहुत ही पॉपुलर था, लाइक पैस्किन और बैस्टीन. तो इसका मतलब ये है. बट वॉट वी लॉन्ग फॉर, तो वो बता रहे हैं वॉट वी लॉन्ग यानी वॉट वी डिजायर्ड फॉर. लॉन्ग का मतलब होता है डिजायर करना. डिजायर्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स. सो इस तरह के राउंड ब्रेड जिसमें बीच में एक छेद होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा होता है या जिसे हम डोनट भी कहते हैं, तो इस तरह के ब्रेड को ब्रेड बैंगल्स बोलते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बैंगल जैसे दिखते हैं. उनके लिए वो जाते थे एंड उन्हें वो केयरफुली चूज करते थे. कभी कभी वो स्वीट ब्रेड होता था एक स्पेशल मेक का. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये जो ब्रेड बैंगल्स हुआ करते थे ये नॉर्मली स्वीट डो से बनते थे, मतलब स्वीट आटे से बनते थे, तो बहुत ही स्वीट टेस्ट करते थे. प्लस उनके ऊपर काइंड ऑफ जैसे डोनट्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर की कोटिंग होती है, उनमें भी अलग अलग कोटिंग हुआ करती थी. तो इन ब्रेड बैंगल्स को केयरफुली चूज करने जाते थे कि उनको कौन सा फ्लेवर चाहिए, एंड कभी कभी उनको एक स्वीट ब्रेड मिलता था एक स्पेशल बना हुआ. The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. So बेकर कैसे अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था? झंग झंग आवाज़ से. तो उसकी स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ से होती थी. स्टाफ का मतलब होता है छड़ी. सो छड़ी स्पेशली मेड होती थी बिकॉज वो उसमें ये घुंघरू और ये जो भी साउंड करने वाले बेल्स हैं वो लगाते थे. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. तो एक हैंड जो है उनके बास्केट को सपोर्ट करता था जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, एंड सेकेंड जो है उनके ज़मीन में वो बैंग करते थे. बैंग करना यानी ठोकना. इसका मतलब है स्ट्राइक डाउन फोर्सफुली. स्ट्राइक करना यानी ठोकना होता है. स्ट्राइक डाउन फोर्सफुली या यू कैन से ठोकना. सो जमीन में वो तेज से ठोकते थे. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. तो वो क्या करता था? ग्रीट करता था लेडी ऑफ द हाउस को. सो लेडी ऑफ द हाउस आप किसे कहते हैं? जो भी मेन फीमेल होती हैं घर की, या तो आपकी मम्मी हो गई, आपकी दादी हो गई,
जो भी बेसिकली ये सब खरीदारी का काम भी करती हैं, तो उनको लेडी ऑफ द हाउस कहते हैं। सो जो भी लेडी ऑफ द हाउस थी, मे बी शायद उनकी मम्मी, वो उनको ग्रीट करता था बेकर गुड मॉर्निंग बोल के, और फिर अपना बास्केट जो है बैम्बू पर टिका के, वर्टिकली टिका के, मतलब खड़े बैम्बू पे टिका देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, तो हम बच्चों को क्या किया जाता था, साइड में पुश कर दिया जाता था विद अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब क्या है, एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मतलब अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, वो किसी को पसंद नहीं आया तो बोल रहा है अरे ये मत करो, तो वो डिसअप्रूवल हो गया। तो इन शॉर्ट आप इसको बोलते हैं फटकारना। तो उनको एक फटकार पड़ती थी, माइल्ड यानी इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं, है ना, अरे साइड हटो, सारे तुम बच्चे साइड हट जाओ, तो सिंपली ये काइंड ऑफ माइल्ड रिब्यूक हो गया। तो उनको साइड हटाया जाता था, और लोव्स जो है सर्वेंट्स को, जो भी घर के नौकर चाकर हैं, उनको दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, गिव अप यानी हार मानना, तो अब हम हार नहीं मानते थे। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. तो हम क्या करते थे, हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे या किसी पैरापेट पे। सो पैरापेट किसे कहते हैं, आपने अगर ये छोटी दीवार देखी होगी छत पे या कभी कभी घर के बाहर चबूतरे पे भी, इस वॉल को, जो एक फेंस की तरह एक वॉल होती है, इसको पैरापेट कहते हैं। सो उस कभी किसी बेंच पे या पैरापेट पे खड़े होके वो पीप कर देते, पीप करना यानी झांकना। और वो कहाँ झाँकते थे, उसके बास्केट में देखने के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ब्रेड बैंगल्स चाहिए, तो उसको झाँकने के लिए कि आज कौन से फ्लेवर का अवेलेबल है। तो किसी भी तरह करके ये काम ये करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। सो ये ऑथर बोल रहे हैं मैं आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, यानी मैं याद कर सकता हूँ, रिमेंबर। क्या चीज़ को याद कर सकते हैं वो, उसकी जो टिपिकल, उसकी जो रेगुलर फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, फ्रेग्रेंस मतलब है खुशबू। सो उस खुशबू को, एंड किसकी खुशबू की बात कर रहे हैं, वो लोव्स की। सो जब फ्रेशली बेक्ड जो ब्रेड्स होती हैं, नॉट जो हमारे पैकेट में आती है, उनमें भी वो मस्त खुशबू होती है, नो डाउट, बट इनफैक्ट जो फर्नेस से निकला हुआ जो तुरंत जो ब्रेड होता है, उससे एक अलग ही खुशबू आती है। अगर आप किसी बेकरी में जाएंगे तो अलग अलग तरीके से आपको बन मिलेगा, कहीं पे अलग तरह की लोव्स ऑफ ब्रेड्स मिलेंगी, तो एक अलग सी खुशबू आती है, समथिंग, वो ऐसी खुशबू है जो आप कभी भूल नहीं सकते। तो वे उनको स्टिल याद करते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। सो लोव्स बड़े लोगों के लिए और बैंगल्स बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। तब हम जो है इवन इतना भी ध्यान नहीं रखते थे कि हमें अपना दांत ब्रश करना है या हमें अपना मुंह धोना है। वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean everything so nicely after all. So वो बोल रहे हैं कि एंड हमें करना भी क्यों है, क्यों हमें अपना टीथ ब्रश करना है या अपना मुंह धोना है? कौन, हु वुड टेक द ट्रबल, कौन मुश्किल उठाएगा, प्लकिंग द मैंगो लीफ, मैंगो लीफ है ना, आम के पत्ते को तोड़ना, प्लक यानी तोड़ना, टूथब्रश के लिए। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली, एंड मुझे इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत पसंद है, या इनफैक्ट अलग अलग स्टोरीज़ और अलग अलग नॉवेल्स या बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको एक, इवन दो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। सो पहली चीज़ तो मुझे पता चला कि यो पादेरियो या पादेर आप बेकर को बोलते हैं पोर्चुगीज़ में। सेकेंडली, मैंगो लीफ से भी आप ब्रशिंग कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि इनफैक्ट काफ़ी अच्छा होता है आपके डेंटल हेल्थ के लिए। कभी कभी येलोनेस भी चली जाती है मैंगो लीफ से। सो डेफिनेटली पुराने ज़माने की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। सो वहाँ पे आई थिंक टूथपेस्ट इतना पॉपुलर नहीं था, सो मैंगो लीफ से लोग अपना टूथ जो है ब्रश करते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, यानी नेसेसरी क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो बाघ है वो तो कभी अपना टीथ ब्रश नहीं करता। सो इनफैक्ट बचपन में हम लोग यही आर्ग्यूमेंट अपने पेरेंट्स को भी देते थे, अरे तुम देखो ना कुत्ते ब्रश करते हैं ना गाय ब्रश करती है, तो हम क्यों ब्रश करें, उनके दांत तो एकदम मस्त रहते हैं। सो ये एक बच्चों वाला आर्ग्यूमेंट है कि टाइगर नेवर ब्रश इज, टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता, तो हम क्यों करें। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। गरम गरम चाय जो है सब कुछ साफ कर देती है, क्लीन कर देती है अच्छे से, आफ्टर ऑल। तो चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। वॉट आर दी एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? सो जो बुजुर्ग हैं गोवा के, वो किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं?
क्या चीज़ की उन्हें याद आ रही है? The elders in Goa are nostalgic about the Portuguese days, the Portuguese and the loaves of bread. I think it's very simple. Directly टेक्स्ट से उठा के इसका आंसर है. Is bread making still popular in Goa? How do you know? तो क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में? आपको कैसे पता है? So yes, bread making is still popular in Goa. The bakers are popularly called as pader, who can be heard selling breads in the market with their basket and bamboo stick. So हाँ, ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में. बेकर्स को पॉपुलरली पादेर कहा जाता है एंड दे कैन बी हर्ड सेलिंग ब्रेड. सो आप उनको अभी भी सुन सकते हो ब्रेड्स सेल करते हुए, बेचते हुए मार्केट में अपने बास्केट और बैम्बू स्टिक के साथ. द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड बेकर्स एंड द ओल्ड बेकिंग फर्नेसेस आर स्टिल वर्किंग इन गोवा. सो मिक्सर्स, मोल्डर्स, बेकर्स और जो पुरानी बेकिंग करने वाली फर्नेसेस थी वो आज भी काम करती है गोवा में टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेड मेकिंग, ताकि वो इस परंपरा को, ट्रेडिशन यानी परंपरा को, ब्रेड मेकिंग की परंपरा को कंटिन्यू कर सके. व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? हमने ऑलरेडी बोल दिया, द बेकर इज कॉल्ड पादेर. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? So baker कब आता था? Every day. और बच्चे उसे दौड़ के क्यों मिलने जाते थे? So the baker used to come at least twice a day. तो at least 2 बार दिन में आता था. Once in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. So this is very simple. Next part, the children ran to meet him to get the bread bangles of their choice of flavors. तो बच्चे क्यों जाते थे? ताकि वो उन्हें ब्रेड बैंगल्स मिल सके अपनी चॉइस ऑफ फ्लेवर के. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. आप इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.